हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। एकल शिक्षक परिषदीय विद्यालय। दोस्तों, अगर आप इस बात का रोना रोते हैं कि मैं अपने विद्यालय में अकेला हूँ, इकलौता शिक्षक हूँ, मैं कैसे सारी व्यवस्थाएं देखूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इस वीडियो में मैं आपको सुझाने वाला हूँ और आप उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया के सबसे बड़े पुण्यात्मा बन सकते हैं। क्योंकि परिषदीय विद्यालय में सभी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे सभी राज्यों की सरकार हो, उसके निगाह में एक शिक्षक पर्याप्त होता है। परिषदीय विद्यालयों में एक शिक्षक इतना पर्याप्त होता है कि वो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को वो अच्छे से शिक्षा दे सकता है, पूरी तरह से प्रवीण बना सकता है, साथ में शासन की सारी व्यवस्थाएं देख सकता है, एनडीएम बनवा सकता है, और जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य एक शिक्षक कर सकता है। लेकिन शिक्षक करना ही नहीं चाहते, इसलिए परिषदीय विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक कार्य करना ही नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, आप कर्मठ बनिए। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग यहाँ पर हमने सुझाया है, इसमें आपके लिए लेकर आ रहे हैं शासन के द्वारा जारी समय सारणी एकल शिक्षक परिषदीय विद्यालय या परिषदीय विद्यालयों की समय सारणी शिक्षकों की संख्या के आधार पर। अगर सौभाग्यवश आप एकल शिक्षक हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश आप 5 और 6 शिक्षक हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप बोझ बन रहे हैं किसी पर। आप बहुत भारी भरकम तनख्वाह लेकर के, वेतन लेकर के सरकारों का जो है बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए परिषदीय विद्यालय एकल ही होने चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं समय सारणी, परिषदीय विद्यालयों की समय सारणी कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों की संख्या के आधार पर। कथा सागर पुण्यात्मा एक व्यंग। दोस्तों, हमारे कहने का मकसद समझिए और आइए हम आपको बताते हैं कि अगर आप एकल शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, अगर आप प्राथमिक स्तर पर 2 शिक्षक हैं तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। आपको एकल शिक्षक होना चाहिए। समय सारणी प्राथमिक स्तर 2 शिक्षक आधारित। ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ देख लीजिएगा। मेरा ध्यान जहाँ पर है आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एकल शिक्षक हैं तो आप सारी योजनाओं को कैसे संपादित करेंगे, आपके अंदर कितनी कुशलता होनी चाहिए, ये सारी बातें इस समय सारणी में निहित हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समय सारणी एकल शिक्षक वाला विद्यालय। आप देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। अगर ये समय सारणी अच्छे से फॉलो हो गई तो प्राथमिक विद्यालयों या परिषदीय विद्यालयों में और किसी शिक्षक की जरूरत ही नहीं है। एक शिक्षक सारा कार्य कर सकता है। आप एमडीएम, आप जो है बीएलओ भी बन सकते हैं, आप शिक्षक संकुल भी बन सकते हैं। आप सरकार की जितनी योजनाएं हैं सारी योजनाओं को आराम से संपादित कर सकते हैं। कैसे? इस समय सारणी को देखिए। यहाँ देखिए लिखा है कक्षा प्रातःकालीन सभा, शून्य वादन, प्रथम वादन, द्वितीय वादन, तृतीय वादन, चतुर्थ वादन, मध्यावकाश, पंचम वादन, षष्ठम वादन, सप्तम वादन, अष्टम वादन। अर्थात आपको 8 घंटे आपको शिक्षण कार्य करना है। और उसके बाद 8 पीरियड के बाद जो समय आपके पास, आपको उसके बाद आखिर आप 8 जो है वादन में कितने घंटे काम किए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे। अब आपके पास 18 घंटे बच रहे हैं। उस 18 घंटे में आपको एमडीएम की सारी व्यवस्था करनी है, आपको बीएलओ का सारा कार्य करना है, आपको ड्रेस, जूता, मोजा वितरण, बीआरसी, एनपीआरसी जो है, डाइट, जितने भी कार्य हैं, प्रशिक्षण, सारा का सारा आपको करना है, संपादित करना है। उन 18 घंटों में आपको घर और नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं है। एक परिषदीय विद्यालय और आपका विद्यालय है, आप उसके लिए 24 घंटे काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन
दोनों टाइम टेबल लिखा हुआ है। 7:45 पर आप विद्यालय पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी 7:46 पर मत पहुंचिएगा। और आप 13 बजे विद्यालय छोड़ेंगे गर्मी के मौसम में, यानी 13 बजे ख़त्म होगा तो 13:30 अर्थात ये पुराना जो है टाइम टेबल है। अभी जो टाइम एंड मोशन के तहत जो टाइम टेबल आ गया है, टाइम एंड मोशन के तहत जो स्कीम है, उसमें साफ साफ कही गई है कि आप विद्यालय अवधि में आप अपना विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। चाहे पाथर पड़े, चाहे पानी बरसे, दुनिया की कोई भी आपदा आए, सरकारी आए, प्राइवेट आए, कुछ भी आए, लेकिन किसी भी कार्य के लिए आप विद्यालय अवधि में विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। टाइम एंड मोशन स्टडी शासनादेश को आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। आपको 7:45 पर विद्यालय आ जाना है। और टाइम एंड मोशन के तहत अब आपका विद्यालय ग्रीष्म काल में 8 से 2 हो गया है और अध्यापकों के लिए 2:30 बजे तक है। अर्थात आपको जो है ग्रीष्म काल में 7:45 पर विद्यालय आना है, या और आपको जो है काम करना है कब तक। आप उधर आप मान लीजिए कि अगर 24 घंटे की सुई ले रहे हैं तो 12 2 14, 14:30 पर आपको विद्यालय छोड़ना है। ये तो आप विद्यालय में रहेंगे। अब 14:30 छोड़ते ही आपको सारी व्यवस्थाएं करनी है जो शासन द्वारा निर्धारित हैं। फिर शीतकालीन का समय देख लीजिए। शीतकालीन विद्यालय 9 बजे से होता है, तो आपको 8:45 पर पहुंचना है। 9 से उधर 3 हो जाएगा, आपको 3:30, 12 3 15 अर्थात 15:30 बजे आप विद्यालय छोड़ेंगे। उसके बाद शासन द्वारा निर्धारित समस्त कार्यों को करेंगे और इस दौरान आपको विद्यालय छोड़ना नहीं है टाइम एंड मोशन के तहत। अब आप विद्यालय अवधि में बड़े आराम से पूरा कक्षा 1 से लेकर के 5 तक है तो पूरा आराम से चला सकते हैं। अगर ज़रूरत होती कक्षा 1 से 8 तक की तो उसका भी टाइम टेबल तैयार किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। कक्षा 1 2 3 4 5 कक्षाएं हैं। बड़े आराम से आप यहाँ काम करेंगे। आप देख रहे हैं, पहले आपको प्रार्थना समय में प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, शहीदों, देशभक्तों, वीर पुरुषों, पर्यावरण आदि पर चर्चा। फिर उसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता, अवलोकन, नैतिक शिक्षा, विद्यालय सुंदरीकरण, सामान्य ज्ञान, अन्य शैक्षिक सामग्री कार्य। अब शुरू होता है, यहाँ पर आप देखिए, ये आपका कालांश शुरू होता है। पहला हिंदी, आप कक्षा 1 में हिंदी पढ़ा रहे होंगे। कक्षा 2 में हिंदी अभ्यास कार्य लिखित, यह आपकी कक्षा 2 का मॉनिटर कराएगा। कक्षा 3 में फिर आप जाएंगे, जो है ये पहले पीरियड की बात हो रही दोस्तों। कक्षा 3 में हमारा परिवेश भी आपको पहले पीरियड में ही पढ़ाना है। कक्षा 4 में हमारा परिवेश भी आपको पहले पीरियड में ही पढ़ाना है। कक्षा 5 में हमारा परिवेश भी आपको पहले पीरियड में ही पढ़ाना है। अर्थात आपको 4 कक्षाएं पढ़ानी है पहले पीरियड में। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? आप एक एक पैराग्राफ पढ़ा करके सारी कक्षाओं को बता दीजिए। 2-2 मिनट 3-3 मिनट में पढ़ा सकते हैं बड़े आराम से। दूसरे पीरियड में देखिए, कक्षा 1 में आप गणित पढ़ाएंगे, कक्षा 2 में आप गणित पढ़ाएंगे, कक्षा 3 में अंग्रेजी पढ़ाएंगे, कक्षा 4 में अंग्रेजी पढ़ाएंगे, कक्षा 5 में आप हिंदी पढ़ाएंगे। अर्थात दोस्तों 5 क्लास है, अगर 40 मिनट का पीरियड है तो एक एक क्लास को बांट लीजिए, 8-8 मिनट पढ़ाइए, बड़े आराम से हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, अगला पीरियड है कक्षा 1 में हिंदी, कक्षा 2 में हिंदी, कक्षा 3 में संस्कृत, कक्षा 4 में विज्ञान, कक्षा 5 में विज्ञान। ये वही करना है। कक्षा 1 में हिंदी मॉनिटर पढ़ाएगा और बाकी 4 कक्षाओं में आप पढ़ाएंगे। तो 40 मिनट का पीरियड है तो आप 10 मिनट पढ़ा लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, व्यवहारिक गणित, कार्य एवं गणित। कक्षा 1 में मॉनिटर पढ़ाएगा और बाकी जो है 4 कक्षाएं जो हैं, कक्षा 1 और 2 में मॉनिटर पढ़ाएगा और बाकी 3 कक्षाएं आप पढ़ाएंगे। 3 कक्षाओं का मतलब 40 मिनट का पीरियड है तो 3 से भाग दे लीजिए, तो 13-13 मिनट मिल जाएंगे आपको। फिर मध्यावकाश, मध्यावकाश में बच्चे खाना खाएंगे। खाना आपको क्या जरूरत है बनवाने की? खाना प्रधान बनवाएगा, वो व्यवस्था करेगा, रसोइयाँ व्यवस्था करेंगे, वो खाना बनवाएंगे, आप पढ़ाइए बच्चों को। आगे बढ़िए, फिर अगला जो है देखिए, आप पहली दूसरी कक्षा में मॉनिटर पढ़ा रहा, बाकी 3 कक्षाओं में आप पढ़ा रहे हैं।
फिर आगे बढ़ेंगे तो आप फिर 2 कक्षाओं में मॉनिटर पढ़ा रहा है, बाकी 3 कक्षाओं में आप पढ़ा रहे हैं। मॉनिटर को ऐसा लगता है कि उसको तनख्वाह दी जा रही है। मॉनिटर आपका है दूसरा अध्यापक, वो आपकी कक्षाओं को संभाल लेगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये कहते हैं कि बाल श्रम मत करवाइए, बच्चों से कार्य मत करवाइए। आप बच्चों को कक्षाएं सौंप रहे हैं, मॉनिटर बना दिया तो मॉनिटर की जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि वो पूरी कक्षाएं संभाले। आपने बच्चों को मॉनिटर बना करके उनसे कक्षाएं संभलवा रहे हैं, फिर बाल श्रम वो आ जाएंगे और कहेंगे कि हमारे बच्चों से आप जो है बाल श्रम करवा रहे हैं। बच्चा घर में जाकर अभिभावकों को बताएगा कि मास्टर साहब हमसे जो है कक्षाएं पढ़ाते हैं, तो आप कह दीजिएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमको अधिकार है। फिर आगे बढ़िए, फिर यह है कला वर्ग, कृषि कार्य आदि, हिंदी, सुलेख, श्रुतिलेख, ये सब आपको ही करवाना है। फिर व्यायाम, खेल, बाल सभा एवं विद्यालय अभिलेख और निदानात्मक शिक्षण, ये सब आपको ही करवाना है। तो दोस्तों, आप स्कूल अवधि के दौरान आपको विद्यालय में कोई और कार्य नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है कि विद्यालय अवधि में आप कहीं बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी आप नहीं करेंगे। अर्थात आप अपने कुछ दैनिक क्रियाकलाप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई टाइम नहीं है। इसलिए आप पहले से फारिग होकर के आइएगा, उसके बाद ही कोई कार्य यहाँ पर करिएगा। अब चलिए जूनियर में दिखाते हैं। जूनियर के जो है अध्यापक बहुत चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है। क्यों नहीं है, वो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको जूनियर का टाइम टेबल दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, समय सारणी एकल शिक्षक वाला विद्यालय, ये जूनियर कक्षाओं के लिए है। एक शिक्षक है, उसे खुश होना चाहिए, उसकी किसी से लड़ाई नहीं होगी, किसी से उसका कंपटीशन नहीं होगा, किसी से उसका झगड़ा नहीं होगा, और टाइम से आएगा और टाइम से जाएगा। तो समय तो वही है दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 6, 7, 8, तो जूनियर शिक्षक के पास तो कम कक्षाएं हैं। प्राइमरी का जो एकल विद्यालय है वो थोड़ा सा ज़्यादा पुण्यात्मा है और जूनियर वाला थोड़ा सा कम है। यहाँ देखिए, प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, शहीदों, देशभक्तों, वीर पुरुषों, पर्यावरण आदि पर चर्चा, व्यक्तिगत स्वच्छता, अवलोकन, नैतिक शिक्षा, विद्यालय सुंदरीकरण, सामान्य ज्ञान, अन्य शैक्षिक सहगामी कार्य। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, अब आप शुरू होता है आपका यहाँ पर 8 बज के, देख पा रहे हैं 8 बज के जो है 11 मिनट से 8 बज के 45 मिनट तक ये आपका पहला पीरियड शुरू हो रहा है। आप 2 कक्षाओं में आप पढ़ाइए, एक में हिंदी पढ़ाएंगे, एक में गणित पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं आप? 40 मिनट के पीरियड है, 20-20 मिनट पढ़ा लीजिए। और कक्षा 8 में मॉनिटर पढ़ाएगा, वो भी तो एक शिक्षक के जैसा ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पीरियड है इतिहास। आप यहाँ पर इतिहास पढ़ाइए और बुध शुक्र यहाँ डे वाइज कर दिया गया है आपको। सोम मंगल इतिहास और बुध शुक्र को जो है आप यहाँ पर भूगोल पढ़ाएंगे, और शुक्र शनि को आप यहाँ नागरिक शास्त्र पढ़ा लें। हिंदी मॉनिटर पढ़ा देगा क्योंकि उसकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। और नीचे आप देखेंगे कक्षा 8 में तो यहाँ पर सोम मंगल इतिहास पढ़ाएंगे, और जो है यहाँ भूगोल आप बुध और शुक्र को पढ़ा लें। नागरिक शास्त्र जो है वो आप आगे पढ़ा लीजिए शुक्रवार और शनिवार को। तो इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इतनी बढ़िया टाइम टेबल आपको बना करके दिया गया है, फिर भी आप परेशान हैं। दोस्तों, अगर आप ये काम आप कर लेते हैं, अच्छे से निभा लेते हैं, तो आपसे बड़ा पुण्यात्मा कोई हो नहीं सकता है। और हमारा बेसिक शिक्षा परिवार, हमारी बेसिक शिक्षा परिषद यही चाहती है कि हमारे विद्यालयों में कम से कम शिक्षक हों और बिना खर्च किए बेसिक शिक्षा का कार्यक्रम चलता रहे। तो दोस्तों, इसमें एकल शिक्षक का जो मैंने आपको बताया है समय सारणी, वो थोड़ा व्यंग्यात्मक हो सकती है। बाकी जो समय सारणी यहाँ पर दी गई हैं वो आपको मिल जाएगी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल प्रेरणा मिशन प्रेरणा के तहत, जिसे अपनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगर आप 2 शिक्षक हैं या 2 से लेके 5 शिक्षक तक हैं, 6 शिक्षक तक हैं,
तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम टेबल का जो है आप फॉलो कर सकते हैं बड़े आराम से। इसलिए अब आप समय सारणी को लेकर परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसमें एक शिक्षक से लेकर के 5 या 6 शिक्षक तक की समय सारणी दी गई है। आप अपने विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इनका वितरण कर लीजिए और अपने विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक व्यंग है और मैं सभी सरकारों से आशा करता हूं कि अपने परिषदीय विद्यालयों के साथ अन्याय ना करें, शिक्षकों के साथ अन्याय ना करें, उन्हें समुचित रूप से संसाधन उपलब्ध कराएं और साथ ही मानव संसाधन भी उपलब्ध कराएं, ताकि बेसिक शिक्षा परिषद जो हमारे समाज की रीढ़ है, नींव है, उसे मजबूत किया जा सके। आज भी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि भारत देश में जितने भी उच्च अधिकारी बने हैं, आईएएस पीसीएस बने हैं, वो सभी बेसिक शिक्षा परिषद से पढ़ करके ही गए हैं। कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है वो बेसिक शिक्षा परिषद प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़कर गए हैं। तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो विद्यालय में थे तो क्या परेशानियां थीं, और आज जब विद्यालय में है, जो है विद्यालय उनके अधीन हो गया है, तो विद्यालय में क्या परेशानियां होती हैं, यह बात उन्हें महसूस होना चाहिए और उसके अनुसार अध्यापकों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। अध्यापकों को जो है एक नौकर बना दिया गया है, उसे तरह तरह के काम सौंप दिए गए हैं। जब जिस अधिकारी की मर्जी आती है आदेश जारी करता है, अध्यापकों को बुला लेता है और चपरासियों जैसा कार्य करवाता है। ये बात अच्छी नहीं है हमारे देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर अध्यापकों का ऐसा ही अनादर होता रहा तो हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उसे मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।